सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को पता है सीटेट के पेपर 2 एसएसटी में 20 क्वेश्चन आप लोगों से एसएसटी पेडागोजी के पूछे जाएंगे। अगर आपको 20 नंबर की तैयारी करनी है, 20 नंबर पक्के करने हैं, तो आपको यह वीडियो अवश्य देखनी पड़ेगी, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाते हो। मुश्किल से आप लोग 5 से 6 ही क्वेश्चन कर पाते हो, गलती करके आ जाते हो और आपके नंबर माइनस में कट जाते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। कुछ मैं आपको ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने का क्या रहता है, कुछ मैं टिप्स आपको यहाँ पर बता दूंगा, कुछ मैं टैग वर्ड की सहायता से क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता दूंगा। कहने का मतलब है, अगर आपने वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया तो आप एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से कर पाओगे, है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी के लिए कोई नोट्स काम नहीं करता है, क्योंकि ये समझ पर आधारित होते हैं। आपको स्वयं से इनको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इस प्रकार का। मिलान से संबंधित सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ विवेचन या उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो व्यवहारवादी क्या होता है, आपको पता है। व्यवहारवादी का मतलब होता है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय करना, ठीक। अब आपको करना रचनावादी। रचनावादी का मिलान हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। बहुविषयक उपागम क्या होता है, बहुविषयक उपागम का मतलब आपको साफ स्पष्ट हो गया होगा। विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। बहुविषयक उपागम का मतलब यह होता है। अंतर विषय उपागम का मतलब होता है समाकलित ज्ञान में सहायता करना। ये कुछ सामाजिक विज्ञान के अधिगम के तरीके हैं जिनका अर्थ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो यह क्वेश्चन पेडागोजी का है, यह क्वेश्चन पेडागोजी का है, परंतु इतिहास एनसीईआरटी 6 से आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन अब ऐसे बनते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आपके बनेंगे। तो आपको क्या बताना है, पुरा स्थल की सही व्याख्या क्या करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको पुरा स्थल के बारे में पता हो। चलो बताता हूँ। वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, वह स्थान जहाँ आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे, वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियर के कार्य के अवशेष मिले हों। उत्तर आपका हो जाएगा वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पुरा स्थल कहते हैं। पुरा स्थल धरातल के ऊपर या नदी या समुद्र के तल पर भी हो सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे दोनों जगह आपके हो सकते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। ये पेडागोजी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। क्वेश्चन आपने यहाँ पर समझ लिया। क्वेश्चन, एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के अनुभव के बारे में चर्चा करनी चाहती है, तो कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी। अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट बनाने को कहेगी, या अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा, एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। कौन सा सही जवाब होगा अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के अनुभव के बारे में। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा फोर्थ विकल्प, क्योंकि सबसे उपयुक्त आपका फोर्थ विकल्प है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधि क्या है, उनका प्रस्तुतिकरण बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत करना, या रणनीति आपकी यही हो जाएगी फोर्थ वाली, उनके जीवन के अनुभव। क्योंकि जीवन के अनुभव तभी आप लोग जान सकते हो जब आपको उनके दैनिक गतिविधियों का पता हो। जैसे आपसे किसी ने कह दिया, आप अपने मित्र के जीवन के अनुभव के बारे में क्या जानते हो, आप नहीं बता पाओगे जब तक आप अपने मित्र के साथ ना रहे हो, ना ही आपने उसकी बातें सुनी हो, है ना, उससे आप परिचित नहीं होंगे, तो आप नहीं बता पाओगे। आप तभी बता पाओगे जब उससे आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से परिचित होगे। तो उसी का क्वेश्चन है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन का अनुभव आपको बताना है, तो अल्पसंख्यकों के जो क्षेत्र हैं उनकी दैनिक गतिविधियां क्या है, वे पूरे दिन क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, तभी आप कर पाओगे, ठीक। समझ गए क्वेश्चन को। उसके बाद आगे, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव। अब पेडागोजी के क्वेश्चन में आपसे पूछा
जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से बच्चों को आपको परिचित कराना है, तो कौन सा संसाधन आप प्रयोग करोगे? आप टीचर हो, बच्चों को आपको जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे बताने हैं, तो कौन सा उदाहरण बच्चों को दोगे? अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे, अभिलेख तो इतिहास बताते हैं, उनकी राजाओं की उपलब्धियां बताते हैं, ये कोई भेदभाव थोड़ी ना बताएगा। आरक्षण नीति पर लेख, ये भी नहीं होगा। मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, ये भेदभाव के मुद्दे से नहीं परिचित कराएगा। बी.आर. अंबेडकर के बचपन के जो अनुभव के वृतांत हैं, उनको विद्यालय में ये मतलब कि उनको वैसी दृष्टि से देखा जाता था, उनके जीवन में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बी.आर. अंबेडकर के जीवन में बहुत भेदभाव किया गया है, तो बच्चों को आपको इनका उदाहरण देकर के बताना पड़ेगा भेदभाव के मुद्दे को। ठीक, तो ये क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है भेदभाव से रिलेटेड, तब आपका उत्तर अंबेडकर को ही माना गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य वंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। अब पेडागोजी के क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री से ही बनेंगे, ज्योग्राफी से बनेंगे, पॉलिटी से बनेंगे। जैसे इतिहास की अध्यापिका है या आप इतिहास के टीचर हो, शिक्षिका हो, ठीक, तो आपको मौर्य वंश का उदय बच्चों को पढ़ाना। क्या मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, है ना, टू हर स्टूडेंट तो पढ़ाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तुलनात्मक समय रेखा की समय रेखा के द्वारा बताएगी, रेखा आलेख, प्रगतिशील समय रेखा या दंड आरेख। मौर्य वंश का उदय बताना है शिक्षिका को, तो वो किस किस समय रेखा का इस्तेमाल करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा प्रगतिशील समय रेखा, प्रगतिशील। ठीक, तुलना के साथ कोई नहीं, ना ही रेखा आरेख ना ही दंड आरेख, ये दोनों बातें आपकी गलत हैं। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टाइमलाइन, करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य या किसी भी वंश का उदय आपको देना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक के वंश का बताओ, किसी दूसरे का बताओ, तो आप प्रगतिशील समय रेखा को टिक करेंगे। अगला देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक है। अगर शिक्षक इसका प्रयोग स्पेस के लिए करता है, किस लिए करता है बताओ? तो क्वेश्चन आपसे विविधता से जुड़ा है। अब विविधता वाला आपको सबसे उपयुक्त ढूंढ लेना है। एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, विद्यार्थी के मनोरंजन, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, व्याख्यान विधि की एक रसता को भंग करने। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो भंग करना ही तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। पहली बात, ये आपका यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य जीवन कैसे जीते, उन अजीब तरीकों से जीते, ये दिखाओगे तो भेदभाव उत्पन्न होगा। ये आपको बताना है विविधता के बारे में। विद्यार्थी के मनोरंजन, ये कोई विविधता है ही नहीं। तो आपके सामने फर्स्ट वाला जवाब केवल और केवल रहेगा, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, जो कि विविधता के बारे में ही वृत्तचित्र प्रासंगिक होगा। ठीक, पहला करेक्ट है। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? तो एक शिक्षिका है, कक्षा 7 के क्लास के बच्चों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पे ले गई, है ना, ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पे वो शिक्षिका बच्चों को ले गई, तो वो क्या बताना चाहती है, उसके क्या फायदे हैं? विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी सामने ले गई, तो ये प्रत्यक्ष जानकारी आपकी हो जाएगी। पहली बात बिल्कुल करेक्ट। कोई भी चीज़ आपने प्रत्यक्ष देख ली, आंखों से देख ली, है ना, दफ्तर में बच्चे जा रहे हैं, तो ये एक प्रत्यक्ष जानकारी घटना आपकी हो गई। पहला तो करेक्ट है, ए इसमें करेक्ट। ठीक, ए आपका जहां पर है वो आपका कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वो सामने से जा रही दफ्तर पर बच्चों को लेकर के, तो जानकारी देने का एक अतिरिक्त प्रभावी तरीका भी हो जाएगा। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित, घटना और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। क्या डी यहाँ पर करेक्ट होगा? आप कहोगे जो डी विकल्प है वो आपका बिल्कुल गलत है। ये घटनाओं को दर्ज करना थोड़ी ना, बच्चे देखेंगे, जीवन संपर्क स्थापित करेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, तो डी आपको हटा देना पड़ेगा। डी हटा दिया हमने, हटा दिया। बचा आपका सेकंड जवाब, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, है ना।
कुछ तरीका आपको कॉमन सेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा इसमें। मैं हकीकत आपको बताता हूँ, इसे बोलते हैं एसएसटी पेडागोजी। कोई हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं जिन्हें आप कर लो। अन्य टीचर आपसे कहेंगे कि ये वाली पेडागोजी कर लो, एसएसटी पेडागोजी हो जाएगी। ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है, ये पेडागोजी अलग ही है बिल्कुल। देखो ना, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी से जुड़ी है पेडागोजी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम है? परिचर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, प्रश्न विधि। व्याख्यान तो आपका हमेशा गलत होता है, ये बात ख्याल में आप लोग रख लेना। फिर क्या जवाब होगा? परिचर्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कशन, जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है परिचर्चा करना। प्रदर्शन कर नहीं पाओगे, प्रश्न विधि ये भी गलत है, परिचर्चा करेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की कौन सी अप्रोच सबसे उपयुक्त रहेगी? आलोचनात्मक सोच। विद्यार्थियों में सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, ये तो उसमें जबरदस्ती की बात की गई कि जो सत्य चीजें उनको स्वीकार कर लो। ये तो बात हमेशा गलत होगी आपकी। पहली बात कैसे हो जाएगी? हमेशा के लिए गलत आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, विद्यार्थियों से अध्यापक से सारे मतों को स्वीकृत करना। सारे मत को हम नहीं स्वीकार करेंगे, कोई मत गलत है उसको क्यों स्वीकार कर लें? तो सारे मत स्वीकार करने, ये बात आपकी नेगेटिव में जाएगी। दूसरा भी आपका यहाँ पर हट जाएगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ आ गया यहाँ पर ओनली एक नजरिए से देखना, इसलिए गलत है। ओनली आ गया ना, क्या आ गया? सिंगल पर्सपेक्टिव, एक नजरिए से देखना सिर्फ, ये गलत है। तो बचा आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना कि पक्षपात है या नहीं है। ठीक, तो इसको पहचानने में मदद करना, यही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क करने की या देने की, तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करेगी? वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्रीय कार्य, परियोजना कार्य। तो आप इसमें करोगे वाद विवाद। ठीक, डिबेट, क्योंकि डिबेट में तार्किक बहस, जवाबी तर्क, अपने तथ्य या विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करेगी, जिसको डिबेट बोलेंगे या वाद विवाद यहाँ पर इसको बोलेंगे। करेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, इस प्रकार से है, ए सोशल साइंस टीचर इज elementary classroom want to introduce feature of different types of rock in her class. Which of the following activity will best suit her objective? तो यह क्वेश्चन किससे है? सेलों की विशेषताओं के विषय में शुरू कर रही है एक शिक्षिका। अब आपको सेल के बारे में नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे देता हूं, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी लोग नहीं कर पाओगे जब तक आपको सेल के बारे में नहीं पता है। तो ये सब कुछ मैंने बताया है आपको सेल के बारे में, पूरा मैंने इतिहास, भूगोल, राजनीति, कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी कराई है। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पेपर से पहले देख रहा है, उसके पास अभी भी 4 से 5 दिन का वक्त है, तो आप लोग हमारे नोट्स को ले लेना। नोट्स लेने के लिए नंबर यहाँ पर लिख दूँ 9696400597, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को प्राप्त कर लेना। और नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे 2011 से अब तक के। अगर आप लोग क्वेश्चन को देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा एसएसटी में, क्योंकि आपका अंतिम रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ है उसमें। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हो। 199 नोट्स का प्राइस भी मैंने रखा है। ठीक, तो उसमें सब कुछ बताया गया है आपको। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सेल की विशेषताएं शुरू कर रही है, इनमें से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना। तो पृथ्वी की परतें, ये परतें अलग हैं और सेल अलग हैं, जिसमें आपकी आग्नेय सेल और अवसादी सेल और कायांतरित सेल की बात की जाती है, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, समझे आप लोग। तो आपको वही वाला बताना है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सेलों की विशेषताओं को पढ़ना और समझना।
शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली सेलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। विभिन्न प्रकार की सेलों को लाना, इनका प्रयोग इन सेलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आपका जवाब आपका वही हो जाएगा, यही फोर्थ वाला हो जाएगा ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में सेलों की विशेषताएं की विषय शुरू कर रही है। तो गतिविधि उसके उद्देश्य सबसे अधिक महत्व तो सभी रखेंगे, लेकिन सबसे अधिक महत्व आपका फोर्थ रखेगा। विभिन्न प्रकार की सेलों को लाने को बच्चों को कहना, सेलों की विशेषताओं को पहचानना और तुलना करने को कहना। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते वक्त, अब देखो मैंने भारत के तटीय स्थल रूप भी आपको बताए हैं। तो राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? बताओ, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जवाब आपका हो जाएगा छात्रों के संदर्भ बनाने में। ठीक, ये सब गलत हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? अब बाधाएं बतानी है, कौन सी प्रॉब्लम है सामाजिक विज्ञान में। विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। ये प्रथाएं, प्रथा क्या है? ये तो प्रथा आपकी गलत है। ठीक, क्या प्रथाएं आपकी बाधा देती हैं? क्या ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा या गलत है? तो शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं ये बाधा देती है, बिल्कुल देती, करेक्ट है। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव भी ये एक आपका क्या है? ये भी आपका एक बाधा का काम करता है। वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल का निर्माण का अभाव है, बिल्कुल ये अभाव है, ये बाधा नहीं है, ये आपकी बाधा नहीं है। बाधाएं आपकी ए और बी हो जाएंगी, ए बी आपकी बाधा यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद अगला देखो, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के सामने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोत को उल्लेख किया जा सकता है। सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। तो भाई आपको बताना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो कबीर के दोहे क्या काम करेंगे? कुछ नहीं काम करेंगे। आंदोलन में क्या कबीर थे? नहीं थे। अशोक स्तंभ तो बहुत पहले था, मौर्य काल का, तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर ये राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ी ना जुड़े हैं, ना ही शैल चित्रकला जुड़ी हुई है। तो सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, इस क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस क्लास इज, क्या है उद्देश्य परियोजना विधि का? क्या है बताइएगा आप लोग। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, नेगेटिव, नहीं संलग्न करेंगे, गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना नेगेटिव। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच करने में संलग्न करना, करेक्ट आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ज्ञानात्मक आकलन, उसी के हिसाब से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन, क्या है बताओ। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। विच कोग्निटिव प्रोसेस इज असेस्ड इन द क्वेश्चन व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है बताइए। स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण या सृजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण, क्योंकि ज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात यहां पर की गई है। ठीक, उसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप असेसमेंट, कौन सी कार्य नीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? नहीं वाला बताना। वाद विवाद आपका हो जाएगा। सेमिनार प्रस्तुत करना, सत्रांत परीक्षा, कक्षा में चर्चा भी हो जाएगा। परीक्षा आपका सामूहिक आकलन नहीं हो पाएगा, ठीक, आकलन का हिस्सा। तो थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लो आप लोग, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है?
3 सही होंगे, एक गलत होगा। गलत वाले को बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। यह विद्यार्थियों के व्यवहार से के केवल, अब यहाँ पर केवल शब्द आ गया तो आपका गलत हो गया। मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं। ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है, ये बात करेक्ट है। ये अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगीण विकास, सभी की विकास की बात की गई है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं, अरे नहीं वाला आपको बताना है ना, तो ये तो आपका करेक्ट है। प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष के नहीं, गलत वाला बताना ना आपको, तो आपका पहला जवाब हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर केवल आया है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। और बाकी ये 3 आपके मूल्यांकन के बारे में कहीं ना कहीं सही हैं, और सर्वाधिक सही आपका तीसरा है, ठीक। गलत आपसे पूछा था ना, यहाँ पर केवल आ गया इसलिए आपका गलत है, तो गलत वाला उत्तर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना जैसे मेरे से अभी गलती हो गई, ठीक। क्वेश्चन को नहीं लिखा था और मैं सबसे उपयुक्त ठीक वाला ढूंढने लगा। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? पूर्व अवधारणा का आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछती है, तो कैसा आकलन है ये बताओ? तो ये आपका आकलन हो जाएगा पूर्व अवधारणा, क्योंकि बच्चों की पूर्व अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करेंगे। तो वो पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। प्री कंसेप्ट, असेसमेंट ऑफ प्री कंसेप्ट जिसको बोलते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। ये तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा, ठीक। ये गलत करो इसको। विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला, प्रतिबंधित करना ही तो गलत बात है, नेगेटिव है। बी जहां जहां पर उसको सबसे पहले उड़ा दो, उड़ा दिया हमने। अब थर्ड आपका बच गया, ए सी इस क्वेश्चन का राइट। विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन, ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक।